हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में हम एक रिएक्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन डील करेंगे, राइट। सो बेसिकली ये इंटरव्यू क्वेश्चन था रिएक्ट जेएस डेवलपर के पोजीशन के लिए और रिएक्ट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन तो ईजी था, बट जिस तरीके से पूछा गया था उस चीज़ ने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हार्ड कर दिया था। सो क्वेश्चन ईजी है, अगर इम्प्लीमेंट करने आता हो और चीज़ें समझ में आ रही हों तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ओके। और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करने आता तो कोई भी चीज़ हार्ड है, राइट। एंड वन थिंग, आज मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं सबसे पहले तो ये रिएक्ट इन्वायरमेंट पे काम कर रहा था और दूसरा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। तो आई होप उससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें कोड पे फोकस करना है, तो लेट्स फोकस ऑन द कोड और स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल होगी। सो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों में से हर किसी को रिएक्ट मालूम होगा। रिएक्ट के बेसिक्स तो आपको मालूम ही होंगे कि रिएक्ट इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं, है ना। फाइल्स एंड फोल्डर्स कैसे सेटअप करते हैं और कैसे पूरा रिएक्ट कंपाइल करके लोकल होस्ट पर चलाते हैं, इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि रिएक्ट का इन्वायरमेंट कैसे सेटअप होता है और जो कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप कैसे चला सकते हो अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी तो। रिएक्ट क्या है? तो भाई रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है ना। और इसमें हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लाइंट साइड राउटिंग होती है इसमें। एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बिना पूरा एप्लीकेशन को रीलोड किए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रीलोड करके आपको देता है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, है ना। ये सब सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या। मैं कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने की। एक बार हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएगा फिर हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, कोड लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। सो द क्वेश्चन इज मेक टू इनपुट फील्ड विथ अ बटन। ठीक है, हमें दो इनपुट फील्ड बनाने हैं और एक बटन बनाना है, ठीक है। दूसरा लाइन है टेक द इनपुट एज एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके। सो दोस्तों, जब मैंने कैंडिडेट से बात की ना तो उन्होंने बताया कि ये जो लाइन है ना ये उनको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत बार हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं और जब इंटरव्यूअर हमारे सामने होता है तो थोड़ा-सा डर के कारण भी हम सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, है ना? आ रही होती हैं बट फिर भी भूल जाते हैं, नर्वसनेस के कारण। तो ये भी होता है हमारे साथ। और कभी-कभी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है ना कि हमें वो चीज़ आ रही होती है लेकिन हम उसके टर्म्स को समझ नहीं पाते। तो ये भी चीज़ है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए तो हमें खुद पे ही मेहनत करनी होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, सो इंटरव्यूअर हमेशा मेक श्योर करता है कि अपने कैंडिडेट्स को अच्छे से जज कर सके हर पैरामीटर्स पे, राइट। तो इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा पॉइंट समझा कर चलूँ और हर वो लाइन ऑफ कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, राइट। और प्लीज़ मेक श्योर, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पूरा वीडियो देख लेने के बाद खुद से इस कोड को इम्प्लीमेंट करना और जहाँ पर प्रॉब्लम आए, अगर कहीं पे एरर आए तो फिर से कोड में आना, देखना और फिर से उस चीज़ को बिना देखे इम्प्लीमेंट करना। इससे होगा क्या, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और काफ़ी अच्छे से कोड समझ में आएगा आपको, राइट। सो ज़रूरी है यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड समझना। सो ठीक है, तीसरा लाइन क्या कह रहा है? द फर्स्ट इनपुट फील्ड इज़ फॉर द फर्स्ट नेम ऑफ द यूज़र। ठीक है, पहला इनपुट फील्ड जो हम बनाएंगे उसमें फर्स्ट नेम डाल रहे होंगे यूज़र का। एंड सेकंड इनपुट फील्ड इज़ फॉर लास्ट नेम ऑफ यूज़र। सेकंड इनपुट फील्ड में हम लास्ट नेम यूज़र का डाल रहे होंगे। डन। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे देन द डिटेल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो हमने लिखा है वो स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो मेक अ डिलीट बटन टू डिलीट द लास्ट एंट्री। एक डिलीट बटन भी बनाना है जो कि लास्ट एंट्री को डिलीट कर सके, ओके। एंड मेक श्योर टू नॉट मेक द डुप्लीकेट एंट्रीज। और डुप्लीकेट एंट्रीज भी हमें नहीं करनी है, तो इसके लिए भी बेसिकली हमें एक फंक्शन लिखना होगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज हम ना कर पाएँ। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बेसिकली दो इनपुट फील्ड बनाने हैं, दो बटन्स बनाने हैं एंड एक बटन सबमिट कर रहा होगा, दूसरा बटन डिलीट कर रहा होगा और हमें मेक श्योर करना है कि डुप्लीकेट एंट्रीज हम ना करें। और ये सारी चीज़ें हमें रिएक्ट के इन्वायरमेंट में करनी है। सो ओके, लेट्स डू इट। सो बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि ये रिएक्ट का पूरा एनवायरनमेंट है। ये जो फाइल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रिएक्ट के एनवायरनमेंट में हमें इनबिल्ट मिलते हैं। हम जो काम करते हैं वो एसआरसी के अंदर करते हैं। एसआरसी के अंदर हमारा सारा फाइल एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ऐप डॉट जेएस है ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं वो वेब पेज पे दिखता है, राइट। जैसे कि ये ऐप डॉट जेएस में अगर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, कंट्रोल एस सेव करोगे तो ये पेज कंपाइल हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा दिखेगा जो कि रेंडर हो रहा होगा लोकल होस्ट 3000 पे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना
कोड लिखेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसको हम फुलफिल करेंगे। ओके, सो हम एसआरसी के अंदर काम करेंगे, तो बेसिकली एसआरसी के अंदर हम इसी में कोड नहीं लिखेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस यूज़ करेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि हम कंपोनेंट्स बनाकर चलते हैं, राइट, जो कि रीयूजेबल हो। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए एसआरसी के अंदर अगर आप वीएस कोड चलाए होगे तो आपको पता होगा कि ये फोल्डर बनाने का स्ट्रक्चर है, ये फाइल बनाने का स्ट्रक्चर है। एसआरसी के अंदर जाके फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करके कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेंगे। डन। कंपोनेंट्स के अंदर फाइल्स पे क्लिक करके user.js नाम का एक फ़ाइल बना लेंगे, और मेक श्योर जब आप JS फाइल बनाओ तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। ओके, रिएक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा फाइल बन गया। अब हम टाइप करेंगे RAFCE। अब ये क्या है RAFCE? ये रिएक्ट में जब आप कोड लिखते हो ना, तो किसी भी फाइल का एक बॉयलर प्लेट होता है, तो ये वो स्निपेट आपको देगा। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो ये देखो स्निपेट देगा। ये स्निपेट बेसिकली है क्या? तो ये एक एरो फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंट्री पॉइंट app.js, राइट। तो हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे app.js में। तो हम जो भी UI या फिर कोड इस यूज़र में लिखेंगे इस div के अंदर, वो app.js के थ्रू हमें वेबसाइट में दिखेगा। क्लियर? तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हम JSX लिखेंगे। JSX क्या होता है? जावास्क्रिप्ट XML, जिसके हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर HTML लिख सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और ये RAFC करने से आया। RAFC करने से स्निपेट कैसे आया? तो मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है ये ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिक QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट। आप भी चाहो तो ये डाउनलोड कर लो। ये स्निपेट्स प्रोवाइड करता है रिएक्ट एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे, है ना। वेरिएबल क्या होगा? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो रिएक्ट में दो तरीके से वेरिएबल बनता है। एक तो सिंपल वेरिएबल, हम लोगों को पता है, लेट कॉन्स्ट वैर से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो। दूसरा, अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर के वैल्यूज़ को बाद में चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, तो हम उसको एक स्टेट में कन्वर्ट करके बनाते हैं। अब स्टेट क्या है? सो रिएक्ट में बहुत सारा स्टेट्स होता है, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, हर किसी का एक अपना अलग अलग काम है। जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम उसको समझते चलेंगे। फिलहाल अभी हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ स्टेट को। यूज़ स्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, जिस वेरिएबल को हम बाद में उसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। ओके, सो डिक्लेयर करना काफ़ी आसान है। कॉन्स्ट एरे बना के उसमें फर्स्ट नेम, ये हमारा वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम, एंड देंगे सेट फर्स्ट नेम। ये क्या है? तो ये बेसिकली इस फर्स्ट नेम के बिहाफ पे ही लिखा हुआ एक और वेरिएबल का नाम है, जो कि करेगा क्या कि फर्स्ट नेम को अभी हम जिस चीज़ से भी इनिशियलाइज़ करेंगे, यहाँ पे ये एक इनिशियल वैल्यू मांगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यूज़ स्टेट, और इस तरीके से यहाँ पे हमें एक इनिशियल वैल्यू देना होता है किसी भी स्टेट को, किसी भी वेरिएबल को। तो अभी हम यहाँ पे इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो अभी फर्स्ट नेम में क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं है। अब अगर हम बाद में फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू डालेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, हम इस सेट फर्स्ट नेम के हेल्प से इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करेंगे। तो हम जब भी सेट फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे और उसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे, वो जाके फर्स्ट नेम में सेट हो जाएगी। बेसिकली वैल्यू होगी फर्स्ट नेम में ही। सेट फर्स्ट नेम को हम सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से, अच्छा एक चीज़ और, यूज़ स्टेट को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। हम रिएक्ट में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई मेथड, कोई पैकेज, तो हमें उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल है, जो चीज़ें अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है तो उसके लास्ट में कर्सर ले जाओ एंड कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो आपको ये सजेशंस दे देगा। बस एंटर दबाओ और सी, ये खुद पे ही इंपोर्ट हो गया है। सो गाइज, ये था आज का ट्रिक। बताना कैसा लगा। आई होप कि बहुत लोगों को पता होंगे, बट अगर जिसको पता नहीं होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक था। सो एज़ यू ऑल नो, आई एम अ प्रोफेशनल कॉपी पेस्टर। तो जिस चीज़ को दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है उसको क्यों लिखना है यार, कॉपी पेस्ट करके काम चला लो। तो सेम फर्स्ट नेम की जगह हम इसको लास्ट नेम कर लेंगे, है ना। और ये हमारा दूसरा वेरिएबल बन गया। अच्छा, यहाँ एक वेरिएबल और बनाएंगे, वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ किस काम आएंगे ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। वैल्यूज़ हमें इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्या? इनपुट का जो वैल्यू आएगा उसे हम एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। तो इनपुट में जो भी वैल्यूज़ हम रिसीव करेंगे उसको हम इसके अंदर पुश करेंगे, और ये एक एम्प्टी एरे होगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में डालकर
हम वैल्यूज़ को दे देंगे, तो हमारे वैल्यूज़ जो हैं इस वैल्यूज़ नाम के वेरिएबल में सेट हो जाएंगे। और सेट करने के लिए हम सेट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सेट वैल्यू और सेट लास्ट नेम ये नाम रखना ज़रूरी है? सी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है। और मीन्स क्या है ना कि अगर कोई दूसरा बंदा भी आपके कोड को देख रहा होगा तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपने ये यूज़ स्टेट यूज़ करके वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने सिंपली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं बस, और कुछ नहीं। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद आते हैं लॉजिक पे। तो लॉजिक पे स्टाइलिंग्स देखो आप लोग खुद से देख लेना, इतना तो मैं आप लोगों पे छोड़ ही सकता हूँ। स्टाइल्स आप CSS फाइल बनाना, इंपोर्ट करना एंड स्टाइल्स दे देना। ओके, मैं यहाँ पे बस यूज़र इंटरफेस बनाकर और कोड चलाकर आपको दिखाऊंगा। सो कोड में सबसे पहले एक H1 टैग बनाएंगे। H1 टैग के अंदर बेसिकली यूज़र एंट्री, क्योंकि यूज़र का नाम डाल रहे हैं तो यूज़र एंट्री, जो कि हमें हेडिंग दिखेगा ऊपर। एंड उसके बाद इनपुट फील्ड, है ना, इनपुट ही बना रहे हैं, और इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और दूसरा चीज़ कि ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ये इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है, ये पूरे लाइन को ब्लॉक नहीं करेगा, ये इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर इसके बाद तुरंत आप दूसरा एक इनपुट फील्ड बना दोगे तो वो दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक BR टैग लगा के उन इनपुट फील्ड्स को दूसरे लाइन में अरेंज करना होगा, राइट। सो ये हम आगे देखते हैं। अभी इस पर कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट देंगे टाइप। टाइप में बोलेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ बेसिकली इसको हम ये बोलेंगे कि देख भाई, नंबर और बूलियंस मत ले लेना अपने अंदर, सिर्फ टेक्स्ट ही लेना, है ना। नंबर और बूलियंस मत ले लेना, सिर्फ टेक्स्ट ही लेना अपने अंदर। और दूसरा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्यों, तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि हमने कोई लेबल यूज़ नहीं किया। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है, तो उसको हम प्लेस होल्डर के अंदर देंगे। प्लेस होल्डर में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं वो आपको वहाँ पे इनपुट फील्ड में नज़र आएगा, थोड़ा फेड कलर में, है ना। और जैसे ही आप उसमें कुछ लिखोगे तो ये वाला वैल्यू हट जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। तो इसको वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या देंगे, तो ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम, जो कि अभी एम्प्टी है ये, और इस वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सिंपल सा मेथड है जावास्क्रिप्ट में, इनबिल्ट मेथड है ऑन चेंज, है ना। बहुत ही सिंपल है, और ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो ये अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, है ना। तो कॉल बैक फंक्शन हम एरो फंक्शन से डिक्लेयर करेंगे। इसके अंदर देंगे एक इवेंट। इवेंट क्यों देंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेट करने के लिए ये वाला वेरिएबल उतारेंगे, सेट फर्स्ट नेम, है ना। और इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, तो ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बेसिकली जब हम सेट फर्स्ट नेम के अंदर कोई चीज़ टाइप करेंगे तो टाइप करते टाइम, एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, हमें वो वर्ड्स विजिबल होने चाहिए, एक एक वर्ड, है ना। अगर मैंने मान लो कि कोडर टाइप किया तो CODER, तो सी लिखूँ तो तुरंत से कैप्चर हो, ओ लिखूँ तो तुरंत से कैप्चर हो, है ना। तो ये वर्ड्स को कैप्चर करने के लिए हम इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज़ को टारगेट करो, एक एक वैल्यूज़ को। तो सेट नेम में फर्स्ट नेम में जो भी हम लिखेंगे वो सेट हो जाएगा। कन्फर्म, यहाँ तक क्लियर है। और जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एक BR टैग देंगे। BR टैग मैंने आपको बताया था कि ये इनलाइन एलिमेंट होता है, अगर BR नहीं देंगे तो सेम लाइन में आ जाएगा। और जस्ट इसका वैल्यू चेंज कर दो, लास्ट नेम, यहाँ भी लास्ट नेम, एंड सेट फर्स्ट नेम के जगह सेट लास्ट नेम, है ना। और ये लास्ट नेम का इनपुट हो गया। अब फिर से एक BR टैग देंगे, सॉरी, फिर से एक BR टैग देंगे, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और इसके बाद बटन डिक्लेयर करेंगे, राइट। बटन में नाम सबमिट, सबमिट कर रहे होंगे हम, है ना। और इसको भी टाइप देना होगा, किस टाइप का बटन है। तो टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट बटन है। और बटन पे इवेंट लिसनर लगता है, जैसा कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है। तो इवेंट लिसनर क्या होगा, बटन पे ऑन क्लिक लगता है, राइट, पता ही होगा आप लोगों को। और इसमें एक फंक्शन पास होगा, HANDLECLICK, हैंडल क्लिक। अब ये फंक्शन तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो अब ये मेन लॉजिक हमारा यही है। अब हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर अपना लॉजिक लिखेंगे, जो लॉजिक इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और पेज पे रेंडर कराएगा। सो इस पॉइंट पे कोड को ध्यान से समझना, क्योंकि यही हमारा मेन लॉजिक होने वाला है। सो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे हम एरो फंक्शन से, जैसा कि आपको पता है, और ये हमारा एरो फंक्शन हो गया, राइट। अब इसमें भी हम एक इवेंट देंगे। क्यों देंगे,
क्योंकि जब हम कोई चीज़ सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दिखाता है और पेज तुरंत से रिफ्रेश कर देता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है, ये पास कर देंगे। तो ये तुरंत से पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। ओके, और अब जो हमारा लॉजिक है वो लिखेंगे। तो लॉजिक में सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन जो कि एरर को हैंडल करेगा बेसिकली। तो इफ़, अब एरर समझना क्या आ सकता है। इफ़ फर्स्ट नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड लास्ट नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर ये दोनों खाली नहीं है तब तो फंक्शन आगे का एग्जीक्यूट करना। अगर बेसिकली ये दोनों खाली है तो आगे का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना, यहीं पे एरर दे देना। राइट, इतना आपको समझ में आया होगा इफ़ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं। सो अगर ये दोनों खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग खाली नहीं है, तो आगे का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो खाली नहीं है, अगर हमने कोई वैल्यू डाला है तो इसके अंदर आप क्या देंगे, तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं देंगे, इसके अंदर देंगे सेट वैल्यूज़। वैल्यूज़ को सेट करना है ना, तो सेट वैल्यूज़ एंड इस तरीके से, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे एक एरे, और एरे में ट्रिपल डॉट वैल्यूज़। अब ये क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। और ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। सो अब यहाँ हो क्या रहा है, सेट वैल्यूज़ के अंदर तो पहले हमने वैल्यूज़ डाला, तो वैल्यूज़ ये ट्रिपल डॉट क्या है, तो ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर है जो इंश्योर करेगा कि वैल्यूज़ के अंदर अगर पहले से कोई वैल्यू है तो वो तो आए ही आए, प्लस ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ऑब्जेक्ट के तरीके से इसके अंदर आ जाए, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर है तो एक ऑब्जेक्ट के तरीके से आएगा, की एंड वैल्यू पेयर में, है ना। सो ये हमने सेट वैल्यूज़ के अंदर सेट कर दिया। अब बेसिकली सेट वैल्यूज़ के अंदर वैल्यू आ किस में रहा है, तो वैल्यू वैल्यूज़ में आ रहा है। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। कभी भी इन सब में वैल्यूज़ नहीं आएगा, वैल्यूज़ हमेशा इसमें ही आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैल्यूज़, है ना। सो ये हो गया हमारा लॉजिक। आई होप दिस इज़ इट। हमारा लॉजिक तो कंप्लीट हो गया है और ये वर्क करेगा। अब एक चीज़ और, हमें इसको पेज पे दिखाना था, राइट। तो पेज पे दिखाने के लिए उसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो पेज पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वैल्यूज़ किस में आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रहे हैं वैल्यूज़ में, पता है आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ऑब्जेक्ट में बन के आ रहा है वैल्यूज़ के अंदर, और वैल्यूज़ क्या है, एक एरे है। तो इसको पेज पे दिखाने के लिए सिंपली वैल्यूज़ डॉट मैप फंक्शन चला देंगे, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ एक एरे है तो वो मैप फंक्शन रन करेगा, राइट। और ये एक JSX है तो इसको हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। तो वैल्यूज़ डॉट मैप, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे ई, और रिटर्न करवा देंगे क्या, सबसे पहले ई, और सॉरी ई नहीं, इनपुट। ओके, एंड इंडेक्स। अब इंडेक्स क्यों दिया और इनपुट क्यों दिया वो मैं समझाता हूँ। इनपुट से तो हम वैल्यूज़ के अंदर का वैल्यू लेंगे, और इंडेक्स से हम क्या करेंगे, की देंगे। की क्यों देंगे कि जब ये आइट्रेट होगा ना तो हर किसी को एक डिफरेंट की मिलनी चाहिए, नहीं तो एक एरर आता है, क्योंकि एरे है ना। तो एरे में हर किसी का एक की होगा, और की हम कैसे निकालेंगे, इंडेक्स से। सबका एक अपना इंडेक्स होगा, 0 1 2 3, है ना। तो इसके अंदर सिंपली एक यूएल डिफाइन करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। इसको एक की दे देंगे, की में क्या देंगे कि भाई इंडेक्स को की ले लेना। ओके, और इसके अंदर एल आई डिफाइन होगा। एल आई के अंदर सिंपली करली ब्रेसेस के अंदर आप आई एन पी डॉट फर्स्ट नेम, और एक दूसरा एल आई डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर आई एन पी डॉट लास्ट नेम। एंड आई होप दिस इज़ इट। इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा यूआई में क्या चल रहा है। कोई एरर आएगा तो फिर हम उसको हैंडल करेंगे। ओके, सो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल, आपने जो फाइल का नाम दिया है उस फाइल के नेम को सेल्फ क्लोजिंग टैग के तरह इम्प्लीमेंट कर दो, सेल्फ क्लोजिंग टैग के तरह लिख दो, और वो इंपोर्ट हो जाएगा। सो यूज़र और सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये भी इंपोर्ट नहीं हुआ। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रखो, कंट्रोल स्पेस, और ये आ गया एंटर। ये इंपोर्ट हो गया, सेव इट, और ये कंपाइल हो गया। अब हम देखेंगे अपना कोड आया या नहीं, और या वी गॉट इट, हमारा कोड आ गया है। अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू देके देखते हैं कि ये ले रहा है या नहीं। सो लॉजिकल एंड लास्ट नेम में कोडर, और जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, सो या सी हमें वैल्यूज़ दिख रहे हैं, राइट। और दोबारा सबमिट करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, तीसरी बार सबमिट करेंगे तीसरी बार आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, कि हम
डुप्लीकेट एंट्रीज़ को दोबारा प्रिंट ना करा पाएँ। सो इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना होगा एंड एक डिलीट बटन भी बनाना होगा, राइट। सो यहाँ तक हमारा लॉजिक अच्छे से काम कर रहा है ना। और हमने इसको एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी दे दिया है। यही जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे दिया है। सो हमने वैल्यूज़ को एक एम्प्टी एरे में डिक्लेयर किया, राइट। और फिर वैल्यूज़ को स्प्रेड ऑपरेटर से ये बोला कि भाई वैल्यूज़ के अंदर जो चीज़ होगा, फिलहाल की अभी तो कुछ नहीं है, बट अगर जो चीज़ होगा तो वो रहेगा। ये जब हम दोबारा एंट्री कर रहे होंगे ना, तब ये काम आएगा कि पहले हमने लॉजिकल कोडर एंट्री किया तो वो रहेगा, और दूसरा जो एंट्री करें तो वो भी ऐड हो जाए। तो ये वैल्यूज़ एरे के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, और उसके बाद कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा। सिंपल है ना। बस इतना ही था, ये बस समझने की बात। तो अब हम अपना डिलीट फंक्शन बना लेते हैं। सो डिलीट फंक्शन इस बटन के जस्ट नीचे बिना बी आर टैग लगाए बनाऊंगा, तो आप देखना कि सेम लाइन में ही वो बटन डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसको डिलीट नाम दे देंगे, और टाइप इज़ इक्वल्स टू, इसको टाइप नहीं देते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ एक ऑन क्लिक देते हैं, हैंडल डिलीट। और अब इस फंक्शन को हमें बनाना होगा। तो सिंपली इसके नीचे हम डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इज़ इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। अब इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक क्या है वो समझना, काफ़ी इजी लॉजिक है ये। इसके अंदर सिंपली एक इफ़ कंडीशन आएगा, और इफ़ कंडीशन में लिखेंगे इफ़ वैल्यूज़ डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। वैल्यूज़ डॉट लेंथ अगर ज़ीरो से बड़ा है तो क्या करो, तो सिंपली कॉन्स्ट अपडेट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू एक एरे और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ वैल्यूज़। तो अगर वैल्यूज़ डॉट लेंथ ज़ीरो से बड़ा है तो एक अपडेट वैल्यू वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर पूरे वैल्यूज़ को डाल दो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना, आप लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को यूज़ भी किया होगा। तो अपडेट वैल्यू क्या है, पूरे वैल्यूज़ हैं। तो अपडेट वैल्यू डॉट पॉप, पॉप से क्या होता है, एरे के लास्ट एंट्री को हम निकाल सकते हैं, राइट, रिमूव कर सकते हैं। तो अपडेट वैल्यू डॉट पॉप चलाने से क्या होगा, लास्ट वैल्यू डिलीट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, सेट वैल्यूज़ जो हमारा था उसके अंदर क्या डाल देंगे, अपडेट वैल्यूज़। जो अपडेट वैल्यूज़ आएगा उसके अंदर, सेट वैल्यूज़ के अंदर अपडेट वैल्यूज़ को दे देंगे और सेव करेंगे। और आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए, देखते हैं, नहीं करेगा तो फिर कुछ चेंजेस करेंगे आके। सो लेट्स सी, डिलीट बटन आया या नहीं, आ गया। अगर हम डिलीट दबाते हैं, सो या लास्ट एंट्री डिलीट हो रही है। एक बार और डिलीट, डिलीट, एक बार और डिलीट। ओके। सो अब क्या करना है, अब हमें ये सेम एंट्रीज़ को अलाउ नहीं करना है, राइट। इसके लिए एक फंक्शन लिखना है कि हर एंट्री यूनिक हो। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे और उसको बस पास कर देना, और कुछ नहीं है। सो इसका फंक्शन होगा, सी ध्यान से समझना क्या है। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे UNIQ यूनिक वैल्यू, ओके। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूनिक वैल्यू के नाम से, और इसमें हम लोग चला देंगे क्या, वैल्यूज़ डॉट सम। एरे का एक मेथड होता है डॉट सम। ये क्या करता है, ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ होती हैं ना उनको फ़िल्टर करके हटा देता है। सो वैल्यू डॉट सम, तो डॉट सम क्या होता है, डॉट सम एक एरे का इनबिल्ट मेथड है। बेसिकली हम इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उस आर्ग्यूमेंट को जज करके उस आर्ग्यूमेंट को ये ट्रू रिटर्न करके, और उसको उसको रेंडर नहीं होने देगा, मीन्स उसको नहीं दिखाएगा, उसको ट्रू रिटर्न करके उस चीज़ को नहीं दिखाएगा। ओके। सो इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना हो तो एक बार गूगल कर लेना। सो वैल्यू डॉट सम, इसके अंदर ये एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। तो कॉलबैक फंक्शन सिंपल, हम यहाँ पे एक इवेंट नहीं, इसको एक पैरामीटर देंगे ई, और सिंपल है, इसके अंदर हम लिखेंगे ई डॉट फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करोगे उस आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा, राइट। सो मैंने एक पैरामीटर लिया ई,
एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन चलाया और एक पैरामीटर लिया ई और उससे कहा कि अगर फर्स्ट नेम इक्वल हो फर्स्ट नेम के एंड ई डॉट लास्ट नेम इक्वल हो लास्ट नेम के, ठीक है, तो क्या करना है, इस चीज़ को इग्नोर कर देना, राइट। इसका सिंपल सा मतलब यही है। और इस यूनिक वैल्यू को हम ले लेंगे और इस इफ़ कंडीशन में डाल देंगे। और इफ़ कंडीशन में क्या डालेंगे, नॉट यूनिक वैल्यू। अगर यूनिक वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें ना मिले तो ये फंक्शन डिक्लेयर करना, ये फंक्शन रन करना, अदरवाइज ये फंक्शन रन मत करना। तो इसका मतलब अगर यूनिक वैल्यू नहीं है तो ये फंक्शन मत रन करना, है ना। बट अगर यूनिक वैल्यू है तो ये फंक्शन रन होगा, राइट। सो बस यूनिक वैल्यू का इतना ही कोड था। अब एक बार इसको सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करा के, राइट। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब देखते हैं अपने कोड को रन करा के कि क्या ये, सबसे पहले तो सारे एंट्रीज डिलीट, लॉजिकल कोडर सबमिट किया, आ गया। दूसरी बार सबमिट किया तो नहीं आ रहा है ना। एक सेकेंड, इसको जूम कर लेते हैं एंड सी, दूसरी बार सबमिट किया तो ये नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल कोड कर दूँ और सबमिट करूँ तो ये आ जाएगा, और दूसरी बार सबमिट करूँगा तो नहीं आएगा। मीन्स अब ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं ले रहा है ना। एंड डिलीट करूँगा तो लास्ट एंट्री डिलीट हो जाएगी, सी। सो लॉजिकल कोड सबमिट, दोबारा सबमिट नहीं हो रहा है। लॉजिकल कोडर सबमिट हो रहा है एंड डिलीट बटन से लास्ट एंट्री डिलीट और डिलीट। तो फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है, दोनों बटन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सबमिट हो रहा है और डुप्लीकेट एंट्री सबमिट नहीं हो रहे हैं, है ना। डिलीट में लास्ट एंट्रीज डिलीट हो रहा है। सो इतना ही था, यही बनाना था, यही इंटरव्यू का क्वेश्चन था। और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा ही लॉजिक है। एक बार मैं स्क्रीन रीसाइज कर देता हूँ तो आप लोगों को सी, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, काफ़ी छोटा ही लॉजिक है। तो इंटरव्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करने में मैं सक्षम रहा हूँगा और आप लोगों को अच्छे से सारा कोड एक्सप्लेन हुआ होगा, है ना। तो अब कुछ करना नहीं है, अब जाकर खुद से एक बार इस कोड को बिना देखे ट्राई करो और अगर कहीं फंसते हो तो दोबारा से वीडियो पर आओ और दोबारा से उस लाइन को देखकर और अपने कोड में इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो। आई एम डैम श्योर कि आपको ये कोड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और हमने सारे क्वेश्चन के डिमांड्स थे वो पूरे किए हैं। हमने 2 इनपुट फील्ड बनाया, 2 बटन्स बनाए, है ना। और इनपुट के जो वैल्यूज़ थे उसको एरो ऑफ एन ऑब्जेक्ट में लिया, जो कि सबसे मेन टास्क था। ओके, और क्लिक होने पे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, डिलीट करने पे लास्ट एंट्री डिलीट हो रही है, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो रही हैं। इतना ही तो चाहिए था, राइट। सो या आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोड काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड खुद से प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछना, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और अगर किसी ने इसी कोड को किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट किया है तो प्लीज़ अपने कोड को कमेंट बॉक्स में पेस्ट करो ताकि मैं भी देखूँ कि और इसका क्या-क्या अप्रोच हो सकता है, राइट। और बाकी लोग भी देखें कि और इसका क्या-क्या अप्रोच हो सकता है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और लॉजिक क्लियर हुए होंगे। अगर लॉजिक क्लियर हुए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग and keep update yourself.